स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर नंबर 15 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आज हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज किए। अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हमारे इस चैप्टर के लेखक हैं बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इस चैप्टर में बताया है अपने भाषण के बारे में, जो प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ निश्चित कार्य निर्धारित किए गए थे, जैसे ब्राह्मण के कार्य कर्मकांड व वेद पुराण आदि का अध्ययन करना, क्षत्रिय का कार्य देश रक्षा करना, वैश्य वर्ग का कार्य व्यवसाय और शूद्र वर्ग का कार्य साफ सफाई आदि के थे। उस समय समाज में जातिवाद पूरी तरह से हावी था और सभी लोगों को अपनी जाति के हिसाब से ही समाज में निश्चित कार्य करने पड़ते थे। ब्राह्मण वर्ग को समाज में सबसे ऊंची जाति और शूद्र वर्ग को सबसे नीची जाति माना जाता था। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और पूरे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान में दलित व अन्य निम्न वर्ग की जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उन्हें पढ़ने लिखने व नौकरी आदि में आरक्षण दिया गया ताकि वो भी समाज में सिर उठाकर जी सके, अपनी पसंद के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र चुन सके, अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व समानता के साथ जी सके। आज़ादी के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया। आज हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति अपनी मनपसंद की शिक्षा ग्रहण करके अपने कार्य या पेशे को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र भी चुन रहे हैं। सरकार ने भी निम्न व पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए अनेक जन कल्याण योजनाएं चलाई हैं। महात्मा गांधी ने शूद्र जाति को हरिजन यानी भगवान के लोग नाम देकर संबोधित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर गरीबी, दलित व निम्न वर्ग के उत्थान के लिए अनेक प्रयास करे हैं। यही पाठ में उन्हीं के विचारों पर आधारित है। भाई इस पाठ में उन्हीं के इन्हीं विचार को लिखा गया है। तो अब हम उस पर आधारित एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसे कहते हैं? लेखक श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसे कहते हैं? आंसर है, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा है। भाई जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। प्रश्न नंबर 2, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति ना होना है। बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति ना होना है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा हमें क्या चुनने की अनुमति नहीं देती? भाई हिंदू धर्म की जाति प्रथा है, हमें क्या चुनने की अनुमति नहीं देती? हिंदू धर्म की जाति प्रथा हमें अपनी इच्छा तथा प्रतिभा के अनुसार पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। हिंदू धर्म में जाति प्रथा का इतना बोलबाला है कि वो हमें अपनी इच्छा से और प्रतिभा के अनुसार, अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार
अपने व्यवसाय को चुनने की अनुमति नहीं देती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, लेखक का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? लेखक का जो आदर्श समाज है किस चीज पर आधारित होगा? लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता व समानता पर आधारित होगा। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता व समानता पर आधारित होगा। लेखक के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? भाई लेखक के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? लेखक के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष किससे जुड़ा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दलितों के अधिकारों, सामाजिक समानता तथा आधुनिक भारत से जुड़े संघर्षों से जुड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दलितों के अधिकारों से, जो गरीब है, दलित है, उनके अधिकारों, समाज समानता तथा आधुनिक भारत से जुड़े संघर्षों से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है? भाई अंबेडकर जी कहते हैं कि पेशा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है? आंसर, कभी कभी उद्योग धंधों में उतार चढ़ाव आते हैं। भाई उद्योग धंधों में नई नई तकनीकों के कारण उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का पेशा छूट सकता है। काम बंद होने के कारण मनुष्य भूखा ना रहे, इसलिए उसे पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। पेशा अनुपयुक्त तथा अपर्याप्त हो तब भी पेशा बदलने की अनुमति होनी चाहिए। भाई अंबेडकर जी कहते हैं कि लोगों को अपनी व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना पेशा बदलने की इच्छा होनी चाहिए। भाई क्योंकि अगर उद्योग धंधों में उतार चढ़ाव आना कोई छोटी बात नहीं है, हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भाई नई नई तकनीकों के आने के कारण उद्योग धंधों में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। काम बंद हो सकते हैं, काम बंद होने के कारण लोगों के भूखे मरने की नौबत आ सकती है, लेकिन जाति प्रथा के कारण लोगों को इतनी अनुमति नहीं है कि वह अपना पेशा बदल सके। भाई पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो तब भी पेशा बदलने की अनुमति लोगों को होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेखक आदर्श समाज की गतिशीलता पर क्या टिप्पणी करते हैं? लेखक यह कहते हैं कि आदर्श समाज की गतिशीलता इतनी होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। भाई लेखक कहता है कि आदर्श समाज की गतिशीलता इतनी होनी चाहिए, आदर्श समाज में गतिशीलता इतनी स्पीड से होनी चाहिए, इतनी तेजी से होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। भाई जब भी कोई वो परिवर्तन होता है तो वो समाज में तुरंत प्रसारित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रस्तुत पाठ का क्या आधार है? प्रस्तुत पाठ का आधार भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 है। भाई भीमराव अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में एक भाषण लिखा था, जिसकी तैयारी में उन्होंने जाति भेद के ऊपर अपना भाषण तैयार करा था, जाति प्रथा के ऊपर अपना भाषण तैयार किया था, जिसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अबाध संपर्क से लेखक का क्या तात्पर्य है? अबाध संपर्क से लेखक यह कहना चाहते हैं कि सबको संपर्क के साधन तथा अवसर मिलने चाहिए। भाई अबाध संपर्क से लेखक ये कहना चाहते हैं कि सबको संपर्क के साधन और अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? भाई लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र सामाजिक जीवनचर्या, जो दैनिक जीवनचर्या होती है, कि एक रीति और समाज की सम्मिलित अनुभवों
का आदान प्रदान का नाम है लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेखक भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता बताते हैं? आंसर, भाई लेखक जो है भारत की जाति प्रथा के बारे में यह बताते हैं कि यह ना केवल श्रम तथा श्रमिकों का विभाजन करती है, परंतु विभाजित वर्गों में एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना भी प्रकट कर देती है। भाई जो भारत की जाति प्रथा की है, जो किसी और देश में जाति प्रथा नहीं देखी जाती, केवल भारत में ही जाति प्रथा का बोलबाला है, वहाँ यह बताती है कि यह केवल श्रम और श्रम विभाजकों का, श्रमिकों का विभाजन नहीं करती है। जाति प्रथा केवल श्रम और श्रम विभाजकों का विभाजन नहीं करती है, परंतु विभाजित वर्गों में, जो वर्ग विभाजित हो चुके हैं, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई सा भी वर्ग हो जो विभाजित हो गया है, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना भी प्रकट कर देती है। भाई जाति प्रथा एक दूसरे वर्ग के अंदर ऊंच नीच की भावना भी प्रकट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज पर क्या टिप्पणी करते हैं? भाई लेखक जो है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज पर क्या टिप्पणी करते हैं? लेखक सक्षम श्रमिक समाज या कुशल व्यक्ति के बारे में यह कहते हैं कि ऐसे समाज के लिए हमें व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार इतना विकसित करना चाहिए कि आगे चलकर वह अपना श्रम खुद चुन सके। भाई श्रम मतलब अपना काम खुद चुन सके, अपना व्यवसाय पेशा खुद चुन सके। लेखक सक्षम श्रमिक समाज या कुशल व्यक्ति के बारे में यह कहते हैं जो ऐसे समाज के लिए हमें व्यक्ति को हमें उसकी क्षमता के अनुसार उसे इतना विकसित करना हो चाहिए कि उसे हर समय के अनुसार उसकी शक्ति और पावर का इस्तेमाल करने देना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर वह अपना श्रम खुद चुन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जाति प्रथा के दूषित सिद्धांतों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई जाति प्रथा के बुरे सिद्धांत जो हैं उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जाति प्रथा के दूषित सिद्धांतों का लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह पूर्व निर्धारित पेशे में रहकर रह जाते हैं। भाई वो लोग पूर्व निर्धारित जो पेशे होते हैं, पैतृक पेशे होते हैं, उनमें बंधकर रह जाते हैं, भले ही उन्हें उसके कारण भूखा मरना पड़ सके। भाई वो पैतृक पेशा जिनकी उसे नॉलेज ना हो, उन्हें उनका ज्ञान ना हो और उनके बारे में कोई चाहे उनके बारे में उन्हें कोई ज्ञान ना हो, भले ही उन्हें उसके कारण भूखा मरना पड़े, फिर भी उन्हें उन्हीं काम को करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक जाति प्रथा के दूषित सिद्धांतों के बारे में क्या कहते हैं? लेखक जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति की इच्छा तथा प्रतिभा को नजरअंदाज करके उसके माता पिता का सामाजिक स्तर यानी जाति के अनुसार जन्म से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। भाई लेखक जो है जाति प्रथा के दूषित सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत कौन से है? कि व्यक्ति की इच्छा और प्रतिभा को तो नजरअंदाज करके उसके माता पिता का सामाजिक स्तर यानी जाति के अनुसार जन्म से ही पहले उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। भाई जन्म से ही जो माता पिता पेशा करते हैं, पिता पेशा करता है, वो ही बच्चे को पेशा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करो। इस वाक्य के माध्यम से लेखक जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना है कि जन्म से पहले ही जाति के आधार पर श्रम तय हो जाने के कारण ना तो व्यक्ति की इच्छा देखी जाती है, ना ही उसकी कला और प्रतिभा का सम्मान किया जाता है।
भाई लेखक कहता है कि जाति प्रथा के दूषित सिद्धांतों में एक सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है कि जन्म से पहले ही जाति के आधार पर उनका पेशा तय कर लिया जाता है कि चाहे उसमें उसकी इच्छा हो या ना हो, उसकी कला और प्रतिभा का सम्मान नहीं किया जाता। इसके कारण वह आजीवन एक ही पेशे में बंधकर रह जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां व्यक्ति को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। भाई कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां व्यक्ति को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है, परंतु जाति प्रथा के कारण उसको ऐसी अनुमति नहीं दी जाती। परंतु जाति प्रथा के कारण, जाति प्रथा के फैलाव के कारण उन्हें ऐसी अनुमति नहीं दी जाती। उन्हें जिस पेशे में बांधा जाता है उन्हें वही पेशा करना पड़ता है। उसका पूर्व निर्धारित पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो और उसे भूखों ही क्यों ना मरना पड़े। भाई उसे जो उसका पूर्व निर्धारित पेशा उसके अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, भाई उससे उसकी पर्याप्त आय नहीं मिल रही हो चाहे, तो पर भी चाहे उसे उससे भूखा क्यों ना मरना पड़ जाए, उसे वही पेशा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन के रूप में नहीं मानने का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तर्क क्या है। भाई जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन के रूप में नहीं मानना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तर्क क्या है। आंसर, जाति प्रथा को श्रम विभाजन के रूप में नहीं मानने के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के निम्नलिखित कारण है। भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इन श्रम विभाजन के रूप में जाति प्रथा को नहीं माना। और किन कारणों से नहीं माना? श्रम विभाजन के कारण मानुष की प्रतिभा तथा इच्छा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भाई इसमें श्रम विभाजन के कारण, जाति प्रथा के कारण मनुष्य की प्रतिभा और इच्छा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसे पेशा चुनने और बदलने की अनुमति नहीं है। पेशा जाति के अनुसार जन्म से पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। वे मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके पेशे को निर्धारित कर दिया जाता है। उसके वर्ग जाति के कारण मनुष्य को अपने अधिकार नहीं दिए जाते। वे प्रत्येक मनुष्य का अपना अधिकार होता है, पर वो अधिकार भी मनुष्य को नहीं दिए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है। भाई दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक ने कहा है कि एक आदर्श समाज में लोकतंत्र होना चाहिए। भाई एक लोकतंत्र जरूर होना चाहिए, सबको हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। भाई इस समाज में हर आदमी को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार सब कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। सबको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी सामग्री व औजार आवश्यक है, जैसे संपत्ति, सुरक्षा, आगमन आदि सब रखने का अधिकार होना चाहिए। भाई प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो संपत्ति, सुरक्षा या आवागमन क्यों ना हो। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो वह व्यक्ति दास्ता में जकड़कर रह जाता है। अगर इस तरह नहीं होता तो वह व्यक्ति दास्ता के अंदर जकड़कर रह जाता है। यह दास्ता केवल कानूनी ही नहीं बल्कि वह भी है जहां लोगों को निर्धारित काम करने के लिए विवश होना पड़ता है। भाई यह दास्ता जो है वह कानूनी नहीं होती, केवल कानूनी में ही जकड़न में बंद कर ही नहीं रहा जाता, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किए गए नियम और कानून को भी विवश होकर मानना भी दास्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था आर्थिक विकास में रोड़ा कैसे है। भाई जो जाति प्रथा है आर्थिक विकास में कैसे रोड़ा बनती है। आंसर, जाति व्यवस्था आर्थिक विकास में रोड़ा है क्योंकि इसके अनुसार व्यक्ति का पेशा जाति के आधार पर पूर्व निर्धारित कर दिया जाता है। भाई जो व्यक्ति का पेशा है वो जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, वर्ग के अनुसार, जाति के अनुसार।
मनुष्य की प्रतिभा, योग्यता तथा इच्छा का कोई मूल्य नहीं होता। भाई यहाँ पर मनुष्य की प्रतिभा का, योग्यता का कोई मूल्य नहीं है। चाहे उसको उस कार्य को करने में कोई इच्छा है या नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके कारण व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत पूर्व निर्धारित पेशा अपनाता है। भाई व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध पहले से ही निर्धारित पेशे को अपनाना पड़ता है, जिसमें वह उतना अच्छा नहीं होता। वे पूर्व निर्धारित पेशे को जो वह अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनाता है, उसमें वह इतना अच्छा नहीं होता, उसकी रुचि नहीं होती, जिसके कारण उसका व्यवसाय, पेशा अच्छे से बढ़ नहीं पाता आगे से। प्रतिभा अनुसार पेशा ना मिलने के कारण वह पूरे मन तथा एकाग्रता से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण वंश आर्थिक विकास नहीं हो पाता। भाई जिसके कारण उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाता, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक किसे निष्पक्ष निर्णय नहीं मानते? न्याय की मांग क्या है? भाई लेखक जो है किस चीज को निष्पक्ष निर्णय नहीं मानते? आंसर, लेखक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वर्ग के लोग ही प्रतियोगिता में अव्वल आते हैं। भाई जो सर्वश्रेष्ठ वर्ग होता है, ब्राह्मण वर्ग है, वो ही लोग प्रतियोगिता में अव्वल आते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज का लाभ प्राप्त होता है, जैसे शिक्षा, सामाजिक सम्मान, धन, पेशेवर प्रतिष्ठा आदि सभी चीज का लाभ उन्हें ही प्राप्त होता है। इन सब के कारण केवल उच्च वर्ग से ही अच्छा व्यवहार किया जाता है, जो कि निष्पक्ष निर्णय नहीं है। भाई निष्पक्ष निर्णय नहीं है कि उच्च वर्ग के साथ तो अच्छा व्यवहार किया जाए और निम्न वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए, यह निष्पक्ष निर्णय नहीं है। न्याय की मांग यह है कि हर मनुष्य से समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भाई न्याय यह कहता है कि मनुष्य को हर लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ना कि उनकी जाति और विरासत के आधार पर। भाई उनकी जाति और विरासत के आधार पर उनके साथ न्याय नहीं किया जाए, बल्कि उनके सम्मान को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, क्या आज भी यह स्थिति विद्यमान है? डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा पर सटीक विश्लेषण किया है। यहाँ जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी है। जाति व धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के पेशे को जन्म से ही निर्धारित कर दिया, भले ही वह उसमें परंपरागत हो या नहीं हो। उसकी रुचि ना होने पर भी उसे वही कार्य करना पड़ता था। इस व्यवसाय को श्रम विभाजन के नाम पर लागू किया गया था। आज यह स्थिति नहीं है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास, सरकारी कानून आदि के कारण जाति के बंधन ढीले हो गए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व नगण्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में समझाइए। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। भाई इसमें कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें संक्षेप में बताइए। भाई आदर्श समाज की आधारभूत बातें बतानी है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें निम्नलिखित है। उनका यह आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृता पर आधारित होगा। उस समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होगा और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक
संपर्क के अनेक साधन व अवसर अवश्य उपलब्ध रहने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार निश्चित रूप से क्रांतिकारी है, परंतु व्यवहार में यह बेहद कठिन है। भी डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार है वो बहुत ही क्रांतिकारी है, परंतु जब उन्हें व्यवहार में लिया जाता है तो वो बहुत ही कठिन है। व्यक्तिगत गुणों के कारण जो वर्ग समाज पर कब्जा किए हुए हैं, भाई जो वर्ग, जो चारों वर्गों में क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, इन वर्गों में से समाज पर जो कब्जा किए हुए हैं वे अपने विशेषाधिकार को आसानी से नहीं छोड़ सकते। वे समाज कुछ सीमा तक ही स्थापित हो सकता है। भाई इस तरह का समाज केवल कुछ सीमा तक ही स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। आंसर, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति के नियामक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं। भाई जो जाति के नियामक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, जाति वाले व्यक्तियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्थापक अपने हितों के अनुरूप जाति व उसका कार्य निर्धारित करते हैं। भाई ब्राह्मण वर्ग के लोग अपनी जाति के अनुसार अपना कार्य निर्धारित करते हैं। वे उस पेशे को विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं बदलने देते। भाई ब्राह्मण लोग जो है वो अपने पेशे को विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं बदलने देते। भले ही उन लोगों को भूखे मर जाना हो, फिर भी वो अपने कार्य को नहीं बदलते। श्रम विभाजन में कोई व्यवस्थापक नहीं होता। यह वस्तु की मांग, तकनीकी विकास या सरकारी फैसलों पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति अपना पेशा बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र से लेखक को क्या अभिप्राय है? भाई लोकतंत्र का लेखक से क्या अभिप्राय है? लेखक कहता है कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पदनीति है। भाई लेखक कहता है लोकतंत्र जो है वो केवल शासन की एक पदनीति है। यह मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का लाभ प्राप्त है। भाई जो सामूहिक दिनचर्या की एक रीति है, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का लाभ प्राप्त है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। भाई ये इन सब चीज़ों में यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति, भाई अपने लोगों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव आवश्यक है। उनका मानना है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है। भाई जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, मिश्रण एक हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है, उसी तरह भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है। इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। भी लेखक मानता है कि लोकतंत्र में सभी का सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने मनुष्य की क्षमता के बारे में क्या बताया है? भाई लेखक ने मनुष्य की क्षमता के बारे में क्या बताया है? लेखक बताता है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर और मनुष्य के अपने प्रियतन पर। भाई शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करता है। इस सामाजिक उत्तराधिकारी में सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है। नंबर 3, मनुष्य के अपने प्रियतन। वही मनुष्य के अपने प्रियतन होने चाहिए। लेखक का मानना है कि असमान प्रियतन के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। वे प्रथम 2 बातों पर असमानता को अनुचित मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी
जाति प्रथा दोषों से युक्त है। भाई श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा जो है वो दोषों से युक्त है। इस विषय में लेखक निम्नलिखित तर्क देता है। नंबर 1, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। जाति प्रथा के कारण मनुष्य में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने कम काम करने की भावना उत्पन्न होती है। जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन होने पर निम्न कार्य समझे जाने वाले कार्यों को करने वाले श्रमिक को भी हिंदू समाज घृणित व त्याज्य समझता है। भाई इसमें बताया है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता। भाई जो श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों मानते हैं? समता यानी समानता को। डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जन्म सामाजिक स्तर प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता होती है। भी डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जन्म सामाजिक स्तर प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता के कारण होता है। पूर्व समता एवं काल्पनिक स्थिति है। भाई यह एक पूर्व समता और काल्पनिक स्थिति है। इसके बावजूद वे सभी मनुष्य को विकसित होने के समान अवसर देना चाहते हैं। वे जो लेखक है वो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी सब लोगों को एक समान अवसर देना चाहते हैं। वे सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं। वे लेखक कहते हैं कि वो सभी मनुष्य के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहता है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को देखा। हमने इस चैप्टर के MCQs, चैप्टर एक्सप्लेनेशंस, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न यानी गद्यांश के पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को देखा और समझा। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। आप हमारी आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए नए नए चैप्टर्स लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।